तो आज सबसे पहले भगवान शिव की सत्ता को लेकर शुरू हुई राजनीति की बात करते हैं। भोले शंकर के नाम पर और उनके धाम पर सियासत हो रही है। जब भी किसी इंसान की जुबान पर ज्योतिर्लिंग शब्द आता है तो मन में, हृदय में साक्षात शिव होते हैं। शिव की भक्ति होती है, शिव की साधना होती है। भगवान भोलेनाथ के अलग अलग अवतार होते हैं। दुनिया जानती है देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनका अलग अलग सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले जिक्र उस ज्योतिर्लिंग का जिसे लेकर देश के दो राज्य आमने सामने हैं। महाराष्ट्र और असम की सरकार के बीच तनाव की तलवारें खिंच गई हैं और वो है छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर दो राज्यों के बीच सांस्कृतिक बहस छिड़ गई है। इस विवाद की सबसे बड़ी वजह है असम सरकार का विज्ञापन। पहले विज्ञापन में छपे विवाद को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद पूरी कहानी आपको बताएंगे। विज्ञापन के शीर्षक पर लिखा है, भारतवर्ष के छठे ज्योतिर्लिंग स्थल कामरूप के डाकनी पहाड़ में आपका स्वागत है। विज्ञापन में नीचे अलग अलग ज्योतिर्लिंग का जिक्र है और इस सूची में डाकनी में भीमाशंकर को बोल्ड करके दिखाया गया है। इसके अलावा विज्ञापन में भीमाशंकर यानी छठे ज्योतिर्लिंग की कथा भी है। विज्ञापन में नीचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की तस्वीर छपी हुई है, जिसमें लिखा है, प्राकृतिक सुंदरता के बीच भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पवित्र स्थान में आइए, हम महाशिवरात्रि की आध्यात्मिकता में लीन हो जाएं। तारीख लिखी है 18 फरवरी 2023, यानी आज से 3 दिन बाद शनिवार को। अब सवाल यह है कि आखिर इस विज्ञापन पर बवाल क्यों हो रहा है। आपको बता दें, फिलहाल भगवान शिव का छठा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है। इसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब महाराष्ट्र के नेता असम सरकार के विज्ञापन का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अब तक बीजेपी दूसरे राज्यों के निवेशक चुरा रही थी, अब महाराष्ट्र के धार्मिक केंद्र को छीनने की भी कोशिश कर रही है। 2 मिनट 16 सेकंड की न्यूज रील में छठे ज्योतिर्लिंग पर छिड़े इस सांस्कृतिक युद्ध की पहले कहानी को समझिए। भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के कार्यकाल में महाराष्ट्र से बहुत सारे उद्योग छीने गए हैं। महाराष्ट्र का महत्व कम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। अभी तो इसके आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के नेता या महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के पवित्र स्थल, महाराष्ट्र की धरोहर, महाराष्ट्र की संस्कृति को और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार का दिसंबर 2021 का सर्कुलर है, जिसमें पूरी तरह से दर्ज है कि भीमाशंकर यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है। अधूरे अध्ययन के आधार पर वे जरूर ओछी राजनीति करें, पर कम से कम जो पवित्र भगवान की स्थली है उसे तो राजनीति का वे हिस्सा न बनाए। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ ना खेला जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस बारे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक स्पष्टता दी जाए। किसी ने ट्वीट कर दिया तो असम में भी बहुत सारे मंदिर हैं, एक का नाम भीमाशंकर भी हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की ये परंपरा रही है कि सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। कुछ भी बोलेंगे, हर चीज़ को लाके हम पे चिपका देंगे, ये कहाँ का न्याय है। डांकिनी भीमाशंकर ऐसा उल्लेख है और शिवलीलामृत और शिवपुराण में सुबह सब उनका उल्लेख है, इसलिए भीमाशंकर ये 12 ज्योतिर्लिंग के अभी एक स्थान है। वो धार्मिक मामलों में निर्णायक रूप से कोई बात कह दे रहे हैं। धर्म के क्षेत्र के धर्माचार्यों का विषय है, धर्म के क्षेत्र के लोगों को इसका निर्णय करना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई प्रमाण उनके पास है तो उसको उपस्थित करें। तो ज्योतिर्लिंग में करोड़ों भक्तों की आस्था है, हिंदुस्तान की पौराणिक पहचान है। इसमें सनातन धर्म और संस्कृति की झलक है, जिसकी सबूत देश के हर छोर में, उत्तराखंड में हिमालय की पहाड़ियों से लेकर झारखंड में देवघर तक भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। आपको बताते हैं कि देश में कहां कहां 12 ज्योतिर्लिंग हैं और शिव पुराण में ज्योतिर्लिंग को लेकर क्या कहा गया है। और अब हम आपको शिव पुराण से जो श्लोक लिया गया है और उन श्लोक में जहां जहां ज्योतिर्लिंग हैं उनको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं।
तो देखिए ये जो श्लोक शिव पुराण का है उसमें पहला सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है जो यहाँ लिखा हुआ है सोमनाथम। उसके बाद में दूसरा ज्योतिर्लिंग जो आता है वो मल्लिकार्जुनम है, यानी कि मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालम इसमें लिखा हुआ है, महाकालेश्वर तीसरा ज्योतिर्लिंग है, ये मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद में फिर हम चलते हैं अमलेश्वरम, यानी चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वरम मध्य प्रदेश में। तो 4 ज्योतिर्लिंग आपने देखे इस श्लोक में जो लिखे हुए हैं। अब आपको दूसरे श्लोक में बताते हैं कि कहाँ कहाँ बताया हुआ है। 5वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथम। वैद्यनाथम मतलब ये झारखंड में है। इसके बाद 6ठा ज्योतिर्लिंग आपको दिखा देते हैं और इसी को लेकर के विवाद शुरू हुआ है। भीम शंकरम, यानी कि भीमा शंकर महाराष्ट्र में ये 6ठा ज्योतिर्लिंग है और इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ है। असम सरकार इसको अपने यहाँ होने का दावा कर रही है। 7वां ज्योतिर्लिंग आप देखिए रामेशम, यानी कि रामेश्वरम 7वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में है। 8वां ज्योतिर्लिंग फिर चलते हैं नागेशम, यानी नागेश्वर नाथ, ये गुजरात में 8वां ज्योतिर्लिंग है। अब 4 ज्योतिर्लिंग और बचते हैं और शिव पुराण के इस श्लोक में वो चारों ज्योतिर्लिंग आपको दिखाएंगे। वाराणस्यम, यानी कि वाराणसी, काशी विश्वनाथ 9वां ज्योतिर्लिंग वहाँ पर मौजूद है। इसके बाद में त्र्यंबकम, यानी त्र्यंबकेश्वर, यहाँ महाराष्ट्र में 10वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। 11वां फिर हम आपको लेके चलते हैं केदारम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी बाबा केदारनाथ उत्तराखंड में 11वां ज्योतिर्लिंग। और 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वरम, यानी कि घृणेश्वर महाराष्ट्र, यहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण से ये हमने श्लोक लिया था और आपको समझाने की कोशिश की कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर है। शिव पुराण के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 6ठा ज्योतिर्लिंग यानी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में। लेकिन अब असम सरकार ने एक विज्ञापन जारी करके इस पर विवाद शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि अब सच है क्या, मान्यता क्या है, इसे एक एक करके हम डिकोड करते हैं। मान्यताओं के आधार पर महाराष्ट्र का पक्ष ये है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। ज्योतिर्लिंग के पास भीमा नदी बहती है, यह सहस्राब्दी पर्वत के पास है। यह ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भीमा शंकर मंदिर 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ पर निवास करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव और त्रिपुरासुर राक्षस के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शिव जी ने राक्षस का वध कर विजय प्राप्त की थी। कहा जाता है कि इस युद्ध से भयंकर गर्मी उत्पन्न हुई थी, जिस कारण भीमा नदी सूख गई। इसके बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने से फिर से नदी जल से भर गई। इस मान्यता के कारण महाराष्ट्र में इस स्थान का महत्व है। तो इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर होने के पीछे भी पौराणिक कहानी है। असम सरकार के विज्ञापन में भी भीमा शंकर की कथा का जिक्र है। इसमें शिव पुराण के हवाले से लिखा गया है कि रावण के भाई कुंभकर्ण का भीम नामक पुत्र था। उसे अपने पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने का पता नहीं था। जब अपनी माता से उसे इसका पता चला तो ब्रह्मा जी की तपस्या कर उसने विजयी होने का वरदान मांगा। वरदान मिलने के बाद वो अत्याचारी हो गया। युद्ध में उसने देवताओं को भी हरा दिया। इसके बाद देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि जल्द राक्षस के अत्याचार का अंत होगा। महादेव ने युद्ध में राक्षस भीम को राख कर दिया। इसके बाद शिव भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान है। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग श्लोक में डाकिनियाम भीमा शंकरम लिखा हुआ है, लेकिन डाकनी से जगह का पता नहीं चल पाता है। मान्यताओं के मुताबिक मुंबई से पूर्व और पुणे से उत्तर में भीमा नदी के तट पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसी नदी को आधार बनाकर ज्योतिर्लिंग की मान्यता है। डाकनी नाम की जगह का यहां पर कुछ पता नहीं चलता है। कहा गया है कि यहां सहस्राब्दी पर्वत पर भगवान शिव विराजमान है, उसी से भीमा नदी निकलती है। ऐसा संभव है कि प्राचीन समय में यहां कोई डाकनी नाम की बस्ती रही हो। वहीं असम सरकार के विज्ञापन में दावा किया गया है कि शिव पुराण के अनुसार भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्म रूप पहाड़ी पर स्थित है। ऐसे दावे भी किए जाते हैं कि शिव पुराण की रुद्र संहिता के अनुसार लोकहित के उद्देश्य से भगवान शिव काम रूपी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और इस पर नजरिया 9 क्या है, यह भी हम आपको बता देते हैं। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग अब सियासत के विज्ञापन युद्ध में फंस गया है। यह सियासत भी करोड़ों लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ है। इस बात का ध्यान सरकारों और नेताओं को रखना होगा
कि ये असम और महाराष्ट्र की नाक और साख का मुद्दा नहीं होना चाहिए। इस समस्या को सुलझाने के लिए धर्मगुरुओं और पौराणिक ग्रंथों के ज्ञाताओं की मदद ली जा सकती है। और सत्ता में अब आपको एक ऐसी डील के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में वंदे मातरम और जय हिंद वाला मूड बन गया है। ये ऐसी डील है जिसमें भारत के सौजन्य से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में लाखों लोगों पर नौकरियां की बारिश होने वाली है। एक लाइन में खबर यह है कि भारत की कंपनी टाटा ने एयर इंडिया के लिए दुनिया की 2 विमान कंपनी बोइंग और एयरबस से 470 विमान खरीदने का समझौता किया है। अक्सर ऐसी खबरों को सरकारी विज्ञप्ति या कॉरपोरेट प्रचार सामग्री की तरह देखा जाता है। ऐसी खबरें आती हैं और बोझिल समझकर रफा दफा कर दी जाती हैं, लेकिन सत्ता के न्यूज़ मित्रों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारे सभी न्यूज़ मित्र आज दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील पर सत्ता की कुंजी देखेंगे और इसे मन में सेव करके रखेंगे। सबसे पहले आप खबर समझिए, ये खबर क्या है, कैसे भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन में नौकरी बांट रहा है। दरअसल टाटा ने एयर इंडिया के लिए 80 अरब डॉलर यानी कि लगभग 6.63 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 470 विमान खरीदने का समझौता किया है। इस डील के तहत अमेरिकी कंपनी बोइंग से 220 विमान और फ्रांस की कंपनी एयरबस से 250 विमान खरीदे जाएंगे। कल इस डील के लिए एक ऑनलाइन बैठक भी हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और साथ ही टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा, टाटा सन्स के चेयरमैन एंद्र चंद्रशेखरन और बोइंग और एयरबस के प्रतिनिधि मौजूद थे। इसी बैठक में टाटा, बोइंग और एयरबस की इस मेगा डील पर मोहर लगी। इस पर पीएम मोदी ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि इस डील का कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय असर पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं एयर इंडिया और एयरबस को इस लैंडमार्क एग्रीमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। अब टाटा ने जब इतना बड़ा ऑर्डर दिया है तो इसे समय से पूरा करने के लिए एयरबस और बोइंग दोनों को हुनरमंद लोगों की जरूरत होगी। लोगों की जरूरत होगी तो भर्तियां भी होंगी और इससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। इस डील से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में इतनी ज्यादा नौकरियां पैदा होने वाली है कि दुनिया के इन 3 विकसित देशों ने भारत को एडवांस में थैंक यू कहा है। फ्रांस की ओर से राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस डील के लिए हुई बैठक में शामिल वो हुए और डील के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया। एयरबस और टाटा सन्स ने जिस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं वो भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी में एक नया चरण है। धन्यवाद नरेंद्र मोदी, फ्रांस और हमारे उद्योग में आपके विश्वास के लिए। एयरबस की मैन्युफैक्चरिंग ब्रिटेन में भी वहां पर होती है और वहां इससे लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए इस डील पर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भी ट्वीट किया और लिखा, ये दशकों में भारत के लिए सबसे बड़े सौदों में से एक है और यूके के एरोस्पेस क्षेत्र के लिए एक बड़ी जीत है। ये सौदा देश भर में नौकरियां पैदा करने में मदद करेगा। इसके अलावा उन्होंने लिंक्डइन पर भारत की तारीफ करते हुए लिखा, 2050 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है। ऐसे में वहां से निर्यात के ऑर्डर ब्रिटेन के बिजनेस के लिए बड़ी जीत है। इस डील से ब्रिटेन में हजारों नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। फ्रांस और ब्रिटेन की ओर से तो बयान आया ही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के से फोन पर बात की। उन्होंने इस डील को ऐतिहासिक कहा। अमेरिका की ओर से एक लिखित बयान भी आया जिसमें कहा गया कि इस डील को हासिल करना अमेरिका के लिए ऐतिहासिक है। इस डील से अमेरिका के 44 राज्यों के 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अमेरिका की खुशी इतने में खत्म नहीं हुई, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके लिए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि इंडिया से हुई डील से अब अमेरिका में 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
The President spoke with the Prime Minister of India earlier today. They discussed the historic agreement for Air India to purchase over 200 American-made aircraft from Boeing. President Biden noted how the sale will support over 1 million American jobs across 44 states and help Air India meet growing demands for air transportation in India. जरा सोचिए, भारत दुनिया के अमीर और विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दे रहा है और वहां के लोगों को नौकरी बांट रहा है, वो भी तब जब इन देशों की बड़ी टेक कंपनियां ये सोचकर छटनी कर रही हैं कि कहीं मुनाफा कम ना हो जाए। अमेरिका में इस समय मंदी के बादल भी छाए हुए हैं। पिछले एक साल में वहां करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है। आने वाले दिनों में हर 10 में से 6 कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालेंगी। पिछले साल नवंबर से अब तक मंदी के नाम पर टेक कंपनियों में 13% तक छटनी हुई है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर सबने थोक के भाव में अपने कर्मचारियों को निकाला है। 2023-24 में अमेरिका का विकास दर 1% रहने वाली है, इस तरीके का अनुमान है। ऐसे में भारतीय कंपनी के कारण अमेरिका के 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सोचिए ये खबर अमेरिका जैसे देश के लिए कितनी बड़ी है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक भारतीय कंपनी की ताकत कितनी बढ़ गई है। ब्रिटेन में जहां 2023-24 की अनुमानित विकास दर 1% से भी कम है और इसके लिए सिर्फ 0.3% के करीब रहने का अनुमान है, जो करीब करीब मंदी के चपेट में है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। वहां के पीएम कह रहे हैं कि भारतीय कंपनी की इस डील के कारण ब्रिटेन में लोगों को रोजगार मिलेगा। तो भारतीय कंपनी टाटा सन्स ने मंगलवार को जो मंगलमय डील की, वो एविएशन इंडस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी डील है। इतनी बड़ी डील पहले कभी नहीं हुई। दुनिया की किसी कंपनी ने ऐसी डील नहीं की। अगर दुनिया की 6 सबसे बड़ी एविएशन डील को देखेंगे तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। एयर इंडिया ने एक साथ 470 विमान खरीदने का सौदा किया। 2011 में अमेरिकन एयरलाइंस ने 460 विमान खरीदने का सौदा किया था। 2017 में इंडिगो पार्टनर्स ने 430 विमान खरीदे थे। 2019 में इंडिगो ने 300 विमान खरीदे थे। 2 साल पहले 2021 में यूनाइटेड एयरलाइंस ने 270 विमान खरीदे थे और इंडिगो पार्टनर ने 255 विमानों का सौदा किया था। यानी एविएशन सेक्टर में जितनी भी बड़ी डील हुई वो पिछले 13 साल में ही हुई हैं, और इन 13 वर्षों में सबसे बड़ी डील एयर इंडिया की है। इस डील की और क्या खासियत है, इस पर मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी से हमने बात की। एयर इंडिया ने बड़ा दांव लगाया, 470 जहाज एक साथ खरीद रही है दुनिया की 2 बड़ी कंपनियों से। एयरबस से डील का वैल्यू नहीं पता चला है, पर बोइंग के साथ करीब $34 बिलियन के आसपास की डील है। और यहाँ से आप ये मान सकते हैं कि अगर ये सारी डील कामयाबी तक पहुँची और ये सारे जहाज अगले जिस भी डिलीवरी शेड्यूल में डिलीवर हुए, एयर इंडिया एक फुल सर्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस के तौर पर भारत से उभरेगी। और यहाँ से एयर इंडिया के विनिवेश का जो फैसला था उसे पुष्टि और उसे प्रामाणिकता मिलती है, क्योंकि इसके बाद एयर इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में टाटा समूह को मदद मिलेगी। टाटा समूह ने इसकी बड़ी तैयारियां की थी विस्तारा के साथ, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ कंपनी बनाकर। तो पहला बड़ा घटनाक्रम, भारत में अब एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस बनने की ज़मीन तैयार हो गई है, जहाज़ों का सौदा हो गया है। एयर इंडिया के टाटा के नियंत्रण वाली एयर इंडिया के पास संसाधन भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञता भी है। ये डील कितनी बड़ी है इसे आप ऐसे भी समझिए कि पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए $6.5 अरब चाहिए। इसके लिए वो 10 दिनों से IMF के चक्कर काट रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हालत देखकर वो कर्ज मिलना भी उसको मुश्किल है। वहीं भारतीय कंपनी टाटा ने पाकिस्तान को जितना लोन चाहिए उससे करीब 12 गुना ज्यादा, फिर से सुन लीजिए, 12 गुना ज्यादा $80 अरब में हवाई जहाज खरीदने की महा डील कर ली। वैसे भारत की इस मेगा डील से भी देश के अंदर और बाहर कुछ लोग परेशान हो गए होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मुंह से भारत की जय जयकार सुनकर यहां मौजूद इच्छाधारी मीडिया को डिप्रेशन हो गया होगा। वैसे पश्चिमी देशों का इच्छाधारी मीडिया, जो हमेशा भारत को सपेरों का देश बताता है और भारत के चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेस मिशंस और उपलब्धियों का मजाक उड़ाता है, उसके लिए भी ये डील एक संदेश है। सत्ता में अब वो खबर जिसकी चर्चा यूपी समेत पूरे देश में हो रही है। सोमवार को कानपुर के मड़ोली गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी नेहा दीक्षित की जलकर मौत हो गई। आज मां बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीड़ित महिला प्रमिला दीक्षित ये बता रही हैं कि कैसे उसके रिश्तेदारों ने लेखपाल से मिलकर उसका घर तोड़वा दिया
प्रमिला दीक्षित खुद तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उस पर जुल्म का सच अब वायरल है। आप ये सुनिए प्रमिला दीक्षित इस वीडियो में क्या कह रही हैं। कहाँ से आई हैं आप? मड़ौली से। क्या समस्या है? यही समस्या, हमारा पूरा लेखपाल ने घर गिरवा दिया है जेसीबी से, और न नोटिस दी न कुछ, और पहले से आके और न कोई बात करी न कुछ। सब 5-6 बकरियां नहीं मिली, सब छोड़ दी, छोड़ छाड़ के सामान तक नहीं निकाल दो। अच्छा, क्या बदतमीजी भी की? और गाली गलौज बहुत गंदी गंदी बक रहे थे। माता जुड़ती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन माने नहीं। सब गिरा दो, पूरा घर का बेच का नहीं। हम यहीं आई रहने के लिए। यहाँ कोई मिला आपको? कोई नहीं मिला। अच्छा, यहाँ क्या अपना बकरी सब सामान लेके आई हैं? सब ले आई। क्या चाहती हैं आप? कर्जा काट के तो घर बनवाओ, तो वो भी गिरा दो मुझे। क्या आप ही का घर वहाँ बना था कि और लोगों का? और लोगों के बने तन की नहीं गिरवाए, केवल आपका गिरा दिया। क्या मानती है क्यों गिराया? आपका केवल क्यों गिरा दिया है? पता नहीं। आपसी परिवार में रंजिश थी हुई, जबरदस्त है। पैसे वाले हैं, तो उन्हें 2 भाई आर्मी में है। कानपुर में जो हुआ उसे लेकर विपक्ष यूपी सरकार पर हमला कर रहा है। सरकार कह रही है कि पूरे मामले की जांच होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मुद्दे पर थोड़ी देर पहले मैंने बात की यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कानपुर की घटना इस वक्त देश में चर्चा में बनी हुई है और दीक्षित परिवार के साथ जो हुआ उसको लेकर के हर किसी के मन में आक्रोश भी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी इस वक्त मेरे साथ हैं। ब्रजेश जी, कोई चूक हुई है? घटना बहुत ही दुखद है और हम उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। अफसरों की भूमिका यदि लापरवाही वाली पाई गई और यदि कहीं कोई त्रुटि हुई है या जानबूझ करके गलती हुई तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। कुछ वीडियो पहले के भी सर्कुलेट हो रहे हैं। उस महिला का पहले भी एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो कह रही थी कि उसने शिकायत की, वो जाकर के गुहार लगा रही थी, पर उसकी सुना नहीं। अभी हमारे सामने तत्कालिक समस्या, इतनी बड़ी घटना हुई, इसमें पीड़ित की मदद करने की थी। हमने पीड़ित की हर संभव मदद की है, आगे भी जीवन भर हम मदद करेंगे। लेकिन घटना क्यों हुई, कैसे हुई, अभी जांच रिपोर्ट हमें शाम तक मिलेगी। हम जो भी अफसर जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और परिस्थितियों के अनुसार जो FIR दर्ज हुई है उसमें हम निष्पक्षता के आधार पर किसी को नहीं छोड़ेंगे। सबकी जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। अब सत्ता में हमारी अगली खबर, टैक्स देने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते आम आदमी और विलासिता का प्रीमियम पाने वाले नेताओं के फर्क को बयां करती है। इस देश में जहां लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है, वहां नेता नहाने के लिए भी मिनरल वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर कर्नाटक से आई है और सवालों में हैं JDS नेता और पूर्व CM HD कुमारस्वामी, जो इन दिनों एक लग्जरी और हाईटेक बस में इलेक्शन यात्रा पर हैं। दावा है इस यात्रा के पड़ाव में वो मंगलवार को एक गांव में ठहरे थे जहां उनके नहाने के लिए मिनरल वाटर का इंतजाम किया गया। आरोप है कि कुमारस्वामी के लिए मिनरल वाटर के 6 केन्स मंगाए गए, उसके बाद पानी को गर्म किया गया और फिर उसी मिनरल वाटर से कुमारस्वामी ने अपनी हाईटेक बस के अंदर स्नान किया। जाहिर तौर पर इस तस्वीर को देखकर आज ऐसे तमाम लोग गुस्से के कड़वे घूंट पी रहे होंगे जिन्हें पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं होता और जो नेता उन्हें साफ पानी के सपने दिखाते हैं। वो खुद तो मिनरल वाटर से नहाते हैं और उसी पानी में उनके वादे भी साफ हो जाते हैं। और इस पर नजरिया 9 क्या है ये भी आपको बता दें। HD कुमारस्वामी जिस कर्नाटक से आते हैं वहां साफ पानी के लिए लोग कैसे रोजाना जद्दोजहद करते हैं वो भी देख लीजिए। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी कर्नाटक में करीब 100 से 150 गांव ऐसे हैं जो पानी की बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। 100 से 150 गांव। नॉर्थ कर्नाटक में करीब 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनके लिए बूंद बूंद पानी किसी अमृत से कम नहीं है। गंदे पानी से होने वाले डायरिया जैसी बीमारियों के मामले में कर्नाटक टॉप 5 राज्यों में शामिल है। 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि कर्नाटक के करीब 25% परिवार साफ पानी के लिए रोज 500 मीटर या उससे ज्यादा का सफर करते हैं, फिर उन्हें पीने का साफ पानी तब नसीब हो पाता है। सोचिए, उसी कर्नाटक में कुमारस्वामी का मिनरल वाटर से स्नान लोगों के साथ एक मजाक है। वैसे सत्ता में हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम जनता के लिए जवाबदेह सत्ता को हिलाते रहें, उसे जगाते रहें, लेकिन फिर भी अगर कुमारस्वामी आगे भी मिनरल वाटर से स्नान करते रहना चाहते हैं तो करते रहें, क्योंकि ये उनकी निजी चॉइस है। और सत्ता में अगली खबर आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी हुई है।
दवा खरीदते हुए आम इंसान मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन पोर्टल से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और दवा विक्रेता पर विश्वास करके दवा खरीद लेता है। ऑनलाइन दवा कंपनियां आने के बाद तो दवाएं पिज्जा की तरह ऑर्डर की जा रही हैं और वहीं से एक बड़ा जोखिम भी शुरू हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑनलाइन दवा बेचने वाली तमाम कंपनियों के पास ऐसा करने का कोई लाइसेंस ही नहीं है और वो तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा बेच रही हैं। ऐसे में कोई गंभीर दुष्प्रभाव देखने को भी मिल सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 20 ऑनलाइन दवा कंपनियों को इस मामले में नोटिस भेजा है। इस पर बिना लाइसेंस दवा बेचने का इन लोगों पर आरोप है। नोटिस में कहा गया है कि कंपनियां नियमों की अनदेखी कर रही हैं और पूछा गया है कि नियमों की अनदेखी पर क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है उनमें टाटा 1mg, प्रेक्टो, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि शेड्यूल H, H1 और X कैटेगरी की दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ही दी जा रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। नोटिस में यह भी कहा गया है कि जिन राज्यों में ई फार्मा के जरिए दवाई बेची जा रही है वहां का लाइसेंस होना भी जरूरी है। सरकार की यह कार्रवाई यूं ही नहीं हुई है और यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। इसके संकेत पहले से मिल रहे थे क्योंकि ये सीधे आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। लिहाजा सरकार की तैयारी बड़ी है। कुछ सेकंड की न्यूज रील से पूरी कहानी को आप समझ लीजिए। दवाइयों का जब ऑनलाइन बाजार खुला तो ये बात सही है कि उन लोगों को बहुत सहूलियत हुई जिन्हें घर बैठे दवा की जरूरत थी, लेकिन साथ में बात जब सुरक्षा की आई, सेफ्टी की आई, तो कहीं न कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिला। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार अब सख्ते में आई है और इस पर कड़े प्रावधान करने जा रही है। जो बड़ी फार्मेसीज काम कर रही हैं उनके विरोध में हमने बात किया था। CDSCO ने उनको नोटिस जारी किया है। अब हमें देखना है कि ये ई फार्मेसीज बंद हो। स्काई में आप करते हैं अलग बात है, आपका बच्चा कर रहा है, जिसको नहीं खानी वो कर रहा है, वो ज्यादा रिस्पेक्ट है। जिनको नहीं यूज करनी चाहिए मेडिसिन वो भी वो मंगवा के खा सकते हैं। इसमें लिखा होता है आपको 10 गोली लेनी है, वो आपसे ऑनलाइन में 40 गोली मंगा लेता है और आपको 1 गोली खानी है उसकी जगह 4 गोली खा लेता है। उन सब चीजों को कौन ध्यान रखे। ऑनलाइन दवाइयों की डिलीवरी है ये, ऑनलाइन ये पिज़्ज़ा की डिलीवरी नहीं है कि आप, या खाने की डिलीवरी नहीं है कि आपने गया और किसी को भी कोई भी जाकर उसको दे आए डिलीवरी बॉय। इसमें दवाइयां हैं जो पेशेंट की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि सही दवाइयां पहुंचे, सही डोज पहुंचे। इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर लाइसेंसिंग होना चाहिए जहाँ भी ऑनलाइन दवाइयों की सेल हो रही है। निश्चित रूप से सरकार की कोशिश ये है कि ग्राहकों का नफ़ा नुकसान के ज़्यादा सबसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी ज़रूरी है, जिसको ध्यान में रखकर कई तरह के कड़े प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑनलाइन दवा मंगाना हर किसी के लिए आसान होता है, लेकिन यह आसान तरीका सेहत के लिए महंगा पड़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 16 राज्यों के उच्च न्यायालयों में ऑनलाइन दवाई को लेकर मामले चल रहे हैं। DCGI के समय समय पर ऑनलाइन दवा कारोबार को लेकर शिकायतें भी मिलती रही हैं और अब पूरा सिस्टम इसे लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। हाईकोर्ट में आई कुछ शिकायतों और मामलों में आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि या फिर यूं कहें कि आपको इस रिस्क से बचाने की थोड़ी कोशिश कर लेते हैं। आप ये देखिए कि ऑनलाइन दवा मंगाने में कैसे लापरवाही बरती जाती है। देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियों पर जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें हमने एक साथ इकट्ठा किया, आपको दिखाते हैं। ई फार्मेसी कंपनियां ग्राहक और कर्मचारी के बीच कॉल पर बातचीत करवाकर प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर देती हैं। कई बार डॉक्टर की सलाह और मेडिकल रिपोर्ट देखे बिना भी ग्राहकों के लिए दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो जाता है। ई फार्मेसी के पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 18 के तहत मिलने वाला जरूरी लाइसेंस भी नहीं रहता है। कुछ ऐसी दवाएं हैं जो सिर्फ वयस्कों को ही दी जा सकती हैं, लेकिन ऑनलाइन 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी इसे आसानी से उसमें खरीद लेते हैं। ई फार्मेसी शेड्यूल्ड दवाओं को भी बिना किसी अनुमति के खुलेआम बेच रही है। बिना किसी नियम के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से घटिया दवा की बिक्री को बढ़ावा मिलता है। सबसे खास बात यह कि ऑनलाइन गैरकानूनी बिक्री से दवाओं के दुरुपयोग जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह बहुत गंभीर उल्लंघन है। और यह भी देखिए कि ऑनलाइन दवा बेचने को लेकर कानून क्या कहता है।
सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि अभी तक ऑनलाइन दवा को लेकर कोई कानून नहीं है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 और फार्मेसी एक्ट 1948 ही भारतीय दवा कानूनों को नियंत्रित करते हैं। इन कानूनों का निर्माण ई कॉमर्स के आने से पहले हुआ था, इसलिए ये दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर लागू नहीं होते हैं। ऐसे में किसी भी तरीके का कानून लागू ना होने पर रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए फिक्की ई फार्मेसी सेक्टर के लिए सेल्फ रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आया है। इस कोड के तहत शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आने वाली और लत लगाने वाली दवाओं की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। अधिकतर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री करने वाली फार्मेसी को प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने को भी कहा गया है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन के कारण नियमों का पालन सुनिश्चित करना मुश्किल होता है। तो ध्यान रखिए कि अगर आप इस तरीके से अगर कोई दवाई मंगाएं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन देखिए, अभी तो वक्त हमें बता रहा है कि सत्ता का टाइम हो चुका है। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खबरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप करते हैं।